हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आज आपको पता है, आज ये केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो है, यानी कि जो तीसरा चैप्टर आपका चल रहा था वैद्युत रसायन, उस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं कोलराउस नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग और इसके आधारित यानी इसके अनुप्रयोग पर आधारित 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो कि पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये कोलराउस नियम, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन खत्म कर देते हैं कि ये कौन सी सन में दिया था कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का जो नियम दिया था वो 1875 में दिया था। कब दिया था? 1875 में। किसने दिया था? ये वैज्ञानिक कोलराउस थे। इन्होंने क्या किया? ध्रुवल और प्रबल विद्युत अपघट्ट का अध्ययन किया और उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। तो मुख्य रूप से किसके लिए? ध्रुवल, ठीक है, क्या? ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर क्या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए दिया था ये नियम। मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। समझ पाई बातों को? यानी कि ये नियम किस लिए दिया था? ये नियम दिया था आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। और एक वर्ड मैंने लगाया इसका, अनंत तनुता, और ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। पहले तो ये समझ लीजिए, तो फिर ये नियम और आसान हो जाएगा। तो बस 2 मिनट लूंगा इनको समझाने में आपका। देखिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है और एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इनके बारे में जान लीजिए। फिर ये अनंत तनुता हम बताते हैं, अनंत तनुता क्या होती है। यदि आप प्रबल विद्युत अपघट्ट और ये अनंत तनुता को समझ लेते हैं तो ये नियम बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो पहले यही पता होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका कि अनंत तनुता क्या थी सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले यही पता कर लो, पहले इसी को ही समझ लीजिए। तो देखिएगा, मैंने कुछ लिख दिया है इधर, देखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? यानी कि वे अपघट्ट, यानी कि अपघट्ट जानते हो, यानी विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि पदार्थ का ऐसा विलयन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, अर्थात जो आयनों में टूट जाता है या जिनके विलयन में आयन मिलते हैं, ठीक है, जिनमें पानी में घोल दें तो उनमें क्या हो जाती है? आयन मिलते हैं। तो जिनमें ज्यादा आयन मिलेंगे उसको हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं और जिनमें कम आयन मिलते हैं उनको हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। सिंपली ये हमने वैसे समझाया। और थोड़ा सा और हम इसकी डीपली में जाएं तो मतलब ये कि यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्ट वे विद्युत अपघट्ट होते हैं जिनको हम जल में घोल दें तो यानी जल में ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से ये आयनित रूप में आ जाते हैं। ये पूर्ण रूप से आयनित रूप में आ जाते हैं जल में। ये पूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं, तो मतलब क्या है कि ये थोड़े कम आयनित हो पाते हैं पर आयनित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये जल्दी वियोजित हो जाते हैं, ये मतलब कम वियोजित होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इनके एग्जांपल, ये CH3COH का मतलब क्या है? एसिटिक अम्ल। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनंत तनुता क्या होती है। एक्चुअली में ये जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं तो इनकी जो वियोजन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, ये कम वियोजित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी तनुता बढ़ाते जाए, हम क्या करेंगे? तनुता में क्या कर रहा हूं? इनकी बढ़ा रहा हूं। तनुता बढ़ाने पर इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। वियोजन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। तो मतलब क्या है? अब इसमें ये तनुता क्या होती है? तनुता का मतलब ये है कि आपने शहद देखा, शहद और एक आपका ले लीजिए आप दूध, और शहद की बूंद आपने मतलब क्या लिया? एक थोड़ा सा उंगली डाली शहद में और ऐसे कर दिया, एक दूध में आपने उंगली डाली और ऐसे कर दिया, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देगा? शहद ज्यादा चिपक जाएगा उंगली से, दूध जल्दी। या फिर आप ऐसा करिएगा, एक थोड़ा सा यानी 1 ग्राम शहद आप ऐसे ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए और 1 ग्राम दूध की बूंद छोड़ दीजिए, तो दूध कैसा है? दूध पतला है तो उसकी तनुता ज्यादा है। पानी ले लीजिए, पानी की तनुता ज्यादा है। शहद गाढ़ा है तो उसकी तनुता कम है। तो आई होप कि आप तनुता को समझ पाए होंगे। तनुता का मतलब है उसका गाढ़ापन और पतलापन से, जितनी ज्यादा पतला होगा उसकी तनुता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब तनुता बढ़ाते जाते हैं, उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो मतलब क्या है? हमें नहीं पता कि कब जाके वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। जो अनंत कितनी भी तनुता उसकी बढ़ा देंगे तो कभी तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो मतलब ये कि पूर्ण रूप से वियोजित होने पर, ठीक है, कुल मिला के ये है। तो इसके अनंत तनुता पर कह दो या पूर्ण रूप से वियोजित होने पर, ठीक है।
तो यानी कि मान लीजिए ऐसा समझिएगा कि ये कोई एक क्या है, कोई बर्तन है, इसमें मैंने एक विलयन भर दिया, ठीक है, ये विलयन भर दिया, और इस विलयन में मैंने कह दी कि HCl का विलयन है ये, और इसमें कह दी कि H पॉजिटिव आयन है, उनकी मोलर चालकता ऐसा समझ लीजिए 5 है, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए 0.2 है, और Cl नेगेटिव की जो मोलर चालकता वो है आपकी 0.3 है, ठीक है। आप समझो जरा, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि एक विलयन लिया है जिसमें HCl का विलयन लिया है, इसमें यानी कि पॉजिटिव आयन की चालकता इतनी है और ऋण आयन की चालकता इतनी है, और मैं कह रहा हूं इस विलयन की चालकता निकालो, तो इस विलयन की चालकता कितनी होगी, आप कह दोगे सर जी विलयन की चालकता कितनी होगी, 5 होगी, यानी 0.5 होगी। इन दोनों को जोड़ दिया, बिल्कुल सही बोला है आपने, अब समझ गए होंगे आप नियम क्या कहता है, यानी किसी भी विलयन की जो मोलर चालकता है, क्या मोलर चालकता उसके धनायनों तथा प्लस ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, आयन है ना ये, आयनिक मोलर चालकता, ठीक है, ये नियम है। मतलब क्या है देखिएगा, अब समझ लीजिए परिभाषा बन गई, बहुत इजी वाली परिभाषा, देखिए कैसे, अनंत तनता पर, ये जरूर लगा देना इतना वर्ड, क्योंकि हमें अनंत तनता पर ही तो चालकता ज्ञात करने का ये नियम है, तो इसीलिए इन्होंने क्या लगाया था, अनंत तनता पर। अनंत तनता पर कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के बराबर होती है। क्लियर होगी बात, एक बार और मेरे साथ बोलिएगा कि किसी विलयन की मोलर चालकता उसके ऋण धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के बराबर होती है। क्लियर होगी बात। अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि भाई हमें कोलराउस के नियम को समझा, तो आप क्या कहोगे, सर कोलराउस का नियम कहता है कि यदि कोई विलयन है तो उस विलयन की अनंत तनता पर मोलर चालकता, उस विलयन की अनंत तनता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता लगा दो या आयनिक मोलर चालकता लगा दो, बात एक ही है दोनों का, ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब क्या समझे, किसी भी विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। एग्जाम्पल आपने अभी लिखा ही है, क्या HCl के लिए क्या हो जाएगा, HCl की यदि मैं मोलर चालकता निकालूंगा, इसको इससे अनंत लगा देना, अनंत का मतलब अनंत तनता पर, तो मतलब क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा। और आपका एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका NaCl की यदि निकलवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे यहाँ पे M और यहाँ पे NaCl लिख दीजिए, NaCl, यहाँ पे आपका क्या लिख दोगे, आप ऐसा लिख दीजिए HCl, ऐसे, ठीक है। NaCl का मतलब क्या है, अनंत तनता पर निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cl, यानी कि यहाँ पे Cl नेगेटिव। इस तरीके से आपके ये अनुप्रयोग हैं इसके, सॉरी ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। उदाहरण हो गया। ऐसे ही आपका और निकाल लीजिए, जैसे ये है NaOH की निकालोगे तो कैसे हो जाएगी, देखिएगा NaOH की आपको निकालनी है, NaOH की, तो NaOH की कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इसको लिख दोगे इस तरीके से और OH नेगेटिव। मतलब ये है, इसको मैं मिटा दूं, देखिएगा समझ पाए बातों को, देखिएगा ये एग्जांपल्स हो गए इसकी, ये देखिएगा, ये क्लियर हो गई ना बात। देखो NaOH, तो इसमें Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों की आयनिक मोलर चालकता को जोड़ देंगे तो इसकी मोलर चालकता निकल जाएगी, किस पर निकलेगी, अनंत तनता पर। इस अनंत का मतलब अनंत तनता, लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे HCl की निकालोगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका मतलब क्या, आयनिक मोलर चालकता, इसका मतलब क्या, अनंत तनता पर मोलर चालकता। अनंत तनता पर मोलर चालकता इसके H पॉजिटिव आयनों की और Cl नेगेटिव आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझ पाए बातों को। अब इसके अनुप्रयोग देखिएगा, इसका अब अनुप्रयोग, एक अनुप्रयोग समझते हैं, अनुप्रयोग देखिएगा, ये अनुप्रयोग है इसका, यानी कि जो एसिटिक अम्ल की, देखिएगा ये है इसका अनुप्रयोग, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल समझते हो, यानी कि CH3COOH, एसिटिक अम्ल की अनंत तनता पर मोलर चालकता आपका HCl CH3COONA तथा
NaCl की सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये इसका एक अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग समझ में आ गया? अभी नहीं आया अनुप्रयोग समझ में, केवल लिखा है। अब समझाता हूं मैं आपको। यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल की जो मोलर चालकता हम निकालते हैं उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? ये HCl और COONA तथा NaCl। HCl का नाम तुम्हें पता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। CH3COONA क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट, नाम लिख लेना इसका, सोडियम एसीटेट। और ये सोडियम क्लोराइड है। इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब इनका किस तरीके से निकालते हैं देखो, आपको पता है ये CH3, इसका मतलब क्या है देखिएगा, ये CH3 जो है CH3COOH, ये टूट जाता है आपका CH3COONA प्लस H पॉजिटिव। ध्यान से समझ लेना ये। और हमें HCl किसमें टूट जाता है? HCl टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और CH3COONA किसमें टूट जाएगा आपका? CH3COO प्लस Na पॉजिटिव। समझ पा रहे हो बात को? Na पॉजिटिव रहता है। NaCl किसमें टूट जाएगा? NaCl आपका टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये आपकी 4 इक्वेशन बनती हैं। और इन देखो एक्चुअली में हमारे पास में इक्वेशन बनती है 3, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हमें ये चीज मान निकालना है। समझ में आई? तो देखिएगा ये मान कैसे निकल जाएगा। देखो एक ये कहां पर आ रहा है देखिएगा, CH3COONA, देखो ये आ गया। ठीक है, CH3COO नेगेटिव ये आ गया। और यहाँ पे H पॉजिटिव चाहिए, H पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं, यानी पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज आपकी, ये देखिएगा ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी। और इसमें एक चीज ये Na और Cl ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये भी आ जाएगा। और ये आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा? CH3COOH ये हो जाएगा। यानी कि ये आपस में जुड़े दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ा तो ये आपस में जुड़ गए, तो ये आ गया। और यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तीसरी समीकरण को हम घटा देते हैं। जब तीसरी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव और ये माइनस Cl नेगेटिव ये आ जाता है। इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो बचता क्या है आपका? CH3COOH ये बचता है। तो ये इसका अनुप्रयोग होता है। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या है, CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमें इन 3 की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका बहुत अच्छे से समझने के लिए आप 1-2 न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। एक देखिएगा, एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार आ चुका है। ये देखिएगा, अनंत तनता पर HCl, NaCl और CH3COONA की समतुल्य चालकता, यानी कि आपका किसकी चालकता दे रखी है? एक तो HCl की दे रखी है, एक आपका NaCl की दे रखी है, और एक आपकी दे रखी है किसकी? CH3COONA, यानी इसकी मोलर चालकता दे रखी है। तीनों मोलर चालकताएं दे रखी है क्वेश्चन में, देख लीजिए। इसकी कितनी दे रखी है? 380.5 दे रखी है। और इसकी कितनी दे रखी है? 109 आपका 8 दे रखी है। और आपके इससे अगले वाले की 78.5। ठीक है, इतने इकाई, सभी की इकाई और इकाई, इतनी आपकी मोलर चालकता दे रखी है। अब इसमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता पूछी है, तो एसिटिक अम्ल का मतलब क्या है? CH3COOH, इसकी मोलर चालकता आपसे पूछी है। समझ आ गई बात? तो देखिएगा, सिंपल है। आपको क्या बताया था हमने कि यदि ये HCl की मोलर चालकता दे रखी है तो मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, HCl का मतलब क्या है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बराबर कितना दे रखा है? 380.5, पहली समीकरण। NaCl का मतलब क्या है? NaCl का मतलब है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके मान कितना दे रखा है? 109.8। और इसका मतलब क्या है? CH3COONA। ठीक है, Na का मतलब क्या है आपका? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बराबर 78.5। समझ पाए बातों को? इसका
CH3 ये वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तोड़ दिया। मतलब क्या था, कोलराउस का नियम यही तो कहता था कि जो HCl की जो मोलर चालकता होगी वो उसके आयनों की चालकता के बराबर होती है। तो इसकी चालकता इसके बराबर, और ये इसका मान इतना है तो इसका मान भी इतना ही होगा। ऐसे ही इसका मान इतना है तो इसका मान भी इतना होगा, इसका मान इतना है तो इसका मान भी इतना होगा। क्वेश्चन समझ गए? अब हमें इन तीनों समीकरणों की सहायता से समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों की सहायता से आपको क्या निकालना है, CH3COOH का मान निकालना है। तो देखिएगा CH3COOH कहां से बनेगा, देखिएगा CH3COO यहाँ पर मिल गया ये वाला, और इसके साथ में किसको जोड़ना है, इस वाले को जोड़ना है। तो मतलब क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दिया और किसको घटा दोगे, अब बची 2 NaCl, इसको मतलब NaCl ही तो एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, तो इसको घटा देंगे, माइनस समीकरण 2। ये चीज तो आप समझ ही गए कि ये किस तरीके से आ गया। देखो CH3 का मतलब क्या है, CH3COOH, हमें तो इसकी तो चाहिए थी CH3COOH आ गया। तो इन दोनों को यदि जोड़ूंगा तो इसमें Na एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें Cl एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इस दूसरी आई समीकरण को घटा दूंगा, तो मतलब क्या है, NaCl ही घट जाएगा। समझ पाए बातों को? तो कुल मिला के इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो आपका CH3COOH का मान निकल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, उन दोनों की तो जोड़नी है, देखो इस तरीके से लिखना, आपको पूरा समीकरण एक बहुत बड़ा सा समीकरण बनाना है। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ो, पहली और आपको तीसरी समीकरण को जोड़ना है। तो पहली समीकरण क्या थी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस इसका क्या था, CH3COO नेगेटिव प्लस आपका Na पॉजिटिव प्लस ये माइनस करोगे इसमें तो Na नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपकी समझ में यहाँ तक, ठीक है। यहाँ के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इन सभी के मान देखिएगा, ये जो चीज है ये आपस में मिलकर क्या हो जाएगा आपका, आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमने क्या करा था, ये चीज यहाँ पर इधर लिख दिया, इधर इसके बराबर लिखो, बराबर लिखने के बाद में इसके मान लिख देने। कौन कौन से मान जोड़े थे, पहला 380.5 प्लस ये जोड़ा था आपका 78.5, ये हो गया, माइनस करना है आपका 109.8। ये समझ पाए बातों को, यानी कि इनके इधर मान रख दिए, इधर मैंने ये वाला समीकरण तो जोड़ी है, इधर ये जोड़ दिए, इधर ये जोड़ दिए, इधर ये जोड़ के ये घटा दिया, इधर ये जोड़ के ये घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा इसका मतलब यही तो है, Cl नेगेटिव से ये Cl नेगेटिव कट गया, Na पॉजिटिव से कट गया, और ये कितना बचा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बचा, और इधर कितना बचेगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 380.5 और 78.5, इन दोनों को 5 10 की 0, हाथ से 1 8 और 1 9, 8 7 15 का 5 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 459 माइनस 109.8। ये समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ के इतना आ गया, और इसमें से अब इसको घटाना है, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 349.2, यानी कि 349.2 आ जाएगा। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि CH3COOH हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसकी मोलर चालकता को इस तरीके से लिख देंगे हम, CH3COOH बराबर 349.2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे, ठीक है। इसको अनंत अनंतता पे लिख दीजिए, हमें यही तो चाहिए थी, इसकी हमें यही तो चाहिए था, अनंत तन्यता पर इसकी क्या चाहिए थी, मोलर चालकता। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप करके दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अंतर है कि HCl की जो मोलर चालकता कितनी दे रखी है, आपका इसमें दे रखी है 462.1 दे रखी है, और 12.65 दे रखी है, और आपका ये दे रखी है 91.5। ये चीज दे रखी है आपके। देखिए अब के जो अब एक सवाल और दे रखा है, HCl की मोलर चालकता इतनी है और NaCl की इतनी है और CH3COOH की इतनी, तो आपको CH3COOH की मोलर चालकता आपको बतानी है। तो इसका कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय।